नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत करेंगे कच्चे तेल से, जहां पर आज तीसरे दिन लगातार तेजी कायम है और $85 प्रति बैरल के आसपास के यहां पर कारोबार हैं। लेकिन नेचुरल गैस में यहां पर दबाव अब भी जारी है और 2023 में अब तक करीब 38% की गिरावट नेचुरल गैस में आ चुकी है और यहां पर 25 महीने के लोज पर फिलहाल कारोबार। साथ ही बात करेंगे कॉटन की, जहां पर यूएसडीए की रिपोर्ट के मुताबिक हमने देखा है कि उन्होंने भारत की जो कॉटन आउटपुट है वहां पर में कुछ कटौती करते हुए देखे हैं। साथ ही बात करेंगे पाम तेल की भी, जहां पर फिर से असमंजस है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और इंडियन इंपोर्ट्स का और प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा, इस पर भी करेंगे बातचीत। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए जुड़े हैं केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया, एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज प्रीतम पटनायक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पाम और कॉटन दोनों की ही शुरुआत। लेकिन यहाँ पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि तीसरे दिन की तेजी है। प्रीतम, कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस और यहां से और बढ़त की उम्मीद है क्या? थोड़ा बहुत प्रेशर हम लोगों ने जो देखा था क्रूड ऑयल में, प्राइमरली बिकॉज आफ्टर फेड ने थोड़ा हॉकिश स्टेटमेंट मेंटेन किया है। कहीं ना कहीं लोग अंदाज लगा रहे हैं कि आगे चल के भी थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है और उसका इम्पैक्ट आपके रिसेशनरी ट्रेंड की सब पॉइंट करता है कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन होगा। सेकेंडली, थोड़ा इन्वेंट्री बिल्डअप आया तो उसके हिसाब से थोड़ा करेक्शन आ गया है। पर यदि उसको साइड में रखा जाए तो आई थिंक तेजी बरकरार है। डिसरप्शन है सप्लाई में भी, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल में सीरिया टर्की में भी सप्लाई चेन में थोड़ा इम्पैक्ट आया था, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी एक गुड पॉइंट होगा। यदि क्रूड 6420 के लेवल के आसपास आता है तो एक बार वापस बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि बाकी बड़ी न्यूज आई थिंक मोर और लेस डिस्काउंट हो चुकी है। तो मेरा मानना है कि 6420 पे आप बाई करके चलिए। स्टॉप लॉस लगाइए 6350 और टारगेट रहेगा 6500। ओके अजय, नेचुरल गैस को कैसे देखेंगे और आपको लगता है अभी भी बॉटम यहाँ बनना बाकी है क्या? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो एज कम्पेयर टू बाकी कमोडिटी में जिस ढंग से पिछले साल हाइप बना था कि नेचुरल गैस में तेजी रहेगी, और ऑलरेडी हमने काफी बड़ा जंप देखा, बिकॉज जर्मनी में जिस ढंग से हमने इन्वेंट्री लेवल्स पहले कंसर्न था, बट अब देख रहे हैं कि इन्वेंट्री काफी अच्छी है, जिसकी वजह से प्राइसेस में कंटिन्यू गिरावट है। अगले हफ्ते की भी अगर बात करें तो नेचुरल गैस की डिमांड वेरी लो बताई जा रही है एज ऑफ नाउ। वेदर कंडीशन भी कोई ऐसा है नहीं जो प्राइसेस को सपोर्ट करे। कल के सेशन में हमने 220 का लेवल छूते हुए जरूर देखा, बट उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो इन्वेंट्री और ये सबको देखते हुए मुझे लगता है प्राइसेस एक कंसोलिडेशन कर रही है, जो बड़े फॉल के बाद जरूरी है। तो आई थिंक 190 से 220 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा नेचुरल गैस में। कोई बड़ा फ्री फॉल अब ये लेवल से नहीं दिखाई दे रहा है। 2.25 के आसपास इंटरनेशनल में भी एक अच्छा बेस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक 190 से 220 का जो जोन है, इसमें मार्केट अगले 2-4 दिन तक कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। ऑल राइट, साथ ही बात यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, जहाँ पर कॉपर में तो बढ़त है, लेकिन एल्यूमिनियम में अच्छी खासी मुनाफा वसूली आज भी जारी है। एल्यूमिनियम एक्चुअली अब 8 महीने के हाई से काफ़ी गिर चुका है और अगर पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशंस की बात की जाए तो एल्यूमिनियम में करीबन 5.5% की गिरावट है। कॉपर में बढ़त यहाँ पर अब भी जारी है, लेकिन इनिशियल मुनाफा वसूली के बाद निचले स्तरों से कुछ खरीदारी यहाँ पर जरूर हमने लौटते हुए देखी है। टॉप ट्रेड्स आप कैसे देखते हैं प्रीतम, मेटल्स एज अ सेक्टर में? करके चल सकते हैं 773 के आसपास, और एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 770 और टारगेट प्राइस रहेगा 779। देखिए, कॉपर में थोड़ा बहुत जो अभी थोड़ा शेकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस है, मेरे को टेम्पररी लग रहा है। कहीं ना कहीं चाइना वापस आ सकता है। काफी लोगों ने प्राइसिंग किया है कि ग्लोबल रिसेशन के चक्कर में जो चाइना का डिमांड है वो ऑफसेट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि चाइना का डिमांड अभी तक मार्केट में हिट भी नहीं किया है, और एक बार आता है तो मेरे को लगता है वो कॉपर प्राइसेस के लिए सपोर्टिव है। ओके साथ ही यहाँ पर अगर सोने और चांदी की बात करें तो प्रीतम, यहाँ पर क्या व्यू है? क्योंकि इनिशियल भारी मुनाफा वसूली अपने हाई से अच्छी खासी गिरावट के साथ अभी भी यहाँ पर कारोबार है, लेकिन लो से जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं? मनीषा, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूंगा, जितना हम लोगों ने सोचा था दबिश होना चाहिए उतना हुआ नहीं था। सो मुझे नहीं लगता है कि आउट एंड आउट आई विल गो एंड बाय। बट टेक्निकली मैं आज आज बात करूंगा। टेक्निकली मुझे लगता है कि गोल्ड अराउंड 57,100 एक अच्छा लेवल लगता है फॉर इंट्राडे ट्रेड। वो जरूर बात करके चलिए, बट इधर मैं जरूर बोलना चाहूंगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 56,900 का लगाइए, और टारगेट प्राइस पहला लेगा 57,350, और वो जो रीच करता है तो 500 का भी लेवल आ सकता है उसके बाद 57,000। और अजय, चांदी कैसे देखेंगे आप? देखिए, ओवरऑल पिछले हफ्ते के जो नॉन फार्म डेटा के बाद हमने दोनों ही कमोडिटी में अच्छी खासी फॉल आते हुए देखी। खास करके चांदी की बात करें तो देयर वर मैनी रिजेक्शन अराउंड 2450। तो अनलेस एंड अनटिल 2450 का लेवल कॉमेक्स में नहीं ब्रीच होता, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2150 तक का एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बड़ी रैली हमने
अक्टूबर से आते हुए देखी तो थोड़ा पुल बैक भी पॉसिबल है। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि प्राइसेस में और थोड़ी सी गिरावट बन सकती है, जो 66,000 तक का लेवल दिखा सकती है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म डेफिनेटली फंडामेंटल साइड चांदी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट फरवरी मंथ में मुझे लगता है कि प्राइसेस 66,000 तक का लेवल दिखा सकती है वंस नई रैली स्टार्ट होने से पहले। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, 66,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है चांदी। ऑलराइट, यानी कि तेजी बरकरार है, लेकिन एक और मुनाफा वसूली का इंतजार यहाँ पर करें, एक और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज उभरने से पहले। प्रीतम, आपसे रुपए पे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार जब हमने 83 के लेवल्स आते हुए देखे थे उस वक्त यहाँ पर डॉलर इंडेक्स 113 114 के स्तर पर था। अब 102-3 में ही हमने यहाँ पर लोज के न्यू लोज के करीब यहाँ पर रुपए को जाते हुए देखा है। कैसे देखते हैं आप ये स्तर? देखिए, डॉलर को तो अभी सपोर्ट मिल चुका है, बिकॉज फेड का स्टेटमेंट इज वेरी वेरी क्लियर कि आगे चल के भी वो इंटरेस्ट रेट हाइक करते रहेंगे, एंड उस हिसाब से देखा जाए तो डॉलर यहाँ से गिरते हुए मुझे ज्यादा सिग्निफिकेंट दिखता नहीं है। बट ऑब्वियसली डेटा ड्रिवन होने वाला है ये जो भी डिसीजन है फेड का। सो नेक्स्ट वीक में जो आने वाला है अपना इन्फ्लेशन का डेटा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी की, क्योंकि लाइक आई सेड सपोर्ट थोड़ा मिल गया है। मुझे नहीं लगता कि तुरंत हमको 101 लेवल का देखने को मिलेगा इन दिस इन दी डॉलर इंडेक्स साइड में। रही बात रुपी की, रुपी भी आई थिंक जो आरबीआई का सपोर्ट आने वाला था इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक वो आ चुका है। एक ब्रॉडर रेंज में रहेगा, मुझे नहीं लगता कि 83 ब्रीच कर पाएगा रुपी, बट आई थिंक 83 to 81.5 विल बी अ ब्रॉड रेंज जिसके बीच में ये करेंसी मूव करता है। ऑलराइट, तो ये लेवल्स ऑफ कोर्स यहाँ पर वॉच करने होंगे। और जहां तक कमोडिटीज की बात है, कच्चे तेल में हल्की सी बढ़त देखने को मिल सकती है। मेटल्स अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं। सोने चांदी में डिप्स पे खरीदारी करने की फिलहाल राय हमारे एक्सपर्ट्स की है। प्रीतम, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्रो कमोडिटीज की। खास फोकस होगा यहाँ पर पाम ऑयल पे और कॉटन पे, लेके आएंगे स्ट्रैटेजीज। स्वागत है आपका, और बात यहाँ पर अब पाम तेल की कर लेते हैं, जहाँ पर 3 बड़ी खबरें आई हैं जिसने बाजार को काफी शेक ऑन किया है। एक तो ये कि इंडोनेशिया यहाँ पर एक्सपोर्ट्स पे फिर से कर्ब्स लगाने की बात कर रहा है। दूसरा B35, जिसकी वजह से पाम तेल का जो यूज है वो 20% इस साल में यहाँ पर बढ़ जाएगा। ये तो बात हुई इंडोनेशिया की, लेकिन मलेशिया में भी हमने देखा है कि चाहे वो उत्पादन है या इन्वेंट्रीज, दोनों में ही यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। हमारे साथ अब यहाँ पर संदीप भान जुड़े हैं सियाम डार्बी ऑयल मलेशिया से। संदीप भाई, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। काफी उठापटक और काफी सीख बाजार से हम ले चुके थे, ऐसा हमें लगा जब लास्ट टाइम इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट्स कर्ब किए थे। क्या हम फिर से वही गलतियां करने चले हैं? अभी जो इंडोनेशिया ने अनाउंस किया, उन्होंने एक्सपोर्ट कोटा पे फ्रीज लगा दिया। क्लोज टू 66% ऑफ द एक्सपोर्ट कोटा जो कंपनीज के पास था एग्जिस्टिंग में, ये एक एक्सपोर्ट फ्रीज इज टिल द मंथ ऑफ अप्रैल। So there is an emerging scenario from Indonesia is that from today till end of April we have a 66% freeze on exports of products, and that will tighten the supply from Indonesia. फिर मई से यही कोटा वापस कंपनीज को मिल जाएगा and they can restart their exports from the May based on the quota which has been frozen now. इसके चलते जो डिमांड इंडोनेशिया की थी, वो इंडोनेशिया जो शिपमेंट्स हो रहे थे, उसका पार्ट ऑफ इट विल हैव टू स्विच टू मलेशिया। राइट, वी आर नाउ करंटली गोइंग थ्रू अ लो सीजन प्रोडक्शन मंथ्स बिकॉज दिस इज अ सीजनल ट्रेंड। तो जिसके चलते अभी सप्लाई की थोड़ी सी टाइटनेस दोनों कंट्रीज में है, एंड वी आर नाउ ड्यू फॉर अ फेस्टिवल डिमांड ऑफ ईद की, जो मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, अदर कंट्रीज की डिमांड है, वो अभी वर्ल्ड ने कवर करा नहीं है। सो वी आर गोइंग टू सी अ कमिंग डिमांड एंड सप्लाई टाइटनेस, इन दोनों को मैच करने में अभी थोड़ी सी मुश्किलें आ जाएंगी। जी संदीप, ऐड टू दैट कि जो ये हमने पाम ऑयल यूजेज बायोफ्यूल्स में जो 20% बढ़ सकता है 2023 में, उसका भी इंपैक्ट यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिलेगा? डेफिनेटली, वो जो इंडोनेशिया ने अनाउंस कर, इंडोनेशिया ने पहले B30 किया था, तो उसको B35 कर दिया 1 फरवरी से इम्प्लीमेंट। उसका इम्पैक्ट तो ऑलरेडी मार्केट में आ रहा है, बिकॉज वी विल सी क्लोज टू 1.5 मिलियन टन ऑफ एक्स्ट्रा, जो ये 5% का ये ब्लेंडिंग रेशियो इंक्रीज किया है, उसका 1.5 मिलियन टन ऑफ ऑयल डिसअपीयर हो जाएगा फ्रॉम एन एक्सपोर्ट मार्केट विद इन अ ईयर फॉर अ ईयर्स कैलेंडर। जी संदीप, आपने काफी डिटेल में बताया कि मंथ ऑन मंथ के हिसाब से यहाँ पर क्या कुछ आएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट अवेलेबिलिटी और प्राइसेस पे कितना पड़ता हुआ देखते हैं आप, एंड स्पेशली फॉर अ कंज्यूमर कंट्री इंडिया के लिए, जहां पर हमने अच्छे खासे इंपोर्ट्स और हायर प्राइसेस पे आते हुए देखे थे, क्या हम येट अगेन वही चीज यहाँ पर फिर से देखेंगे?
from India's perspective, we have two scenarios. India was importing a lot of RBD olein आ रहा था, जो डिस्काउंट में जा रहा था CPO के सामने, वो डिस्काउंट अब बड़ा नैरो डाउन हो गया है, क्योंकि आप सप्लाई चेन जो इंडोनेशिया से ही ओलिन आ रहा था, वो वर्चुअली अब कम हो जाएगा एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय CPO फ्रॉम मलेशिया. In terms of prices, markets have already reacted. If we see from the futures market of palm oil, as low as 3,720 ringgit gaya tha just few days back, and it has now recovered back to 4,000. So at current levels, we are in a phase where we are looking forward to Indian demand and other rest of the global market demand. एब्सोल्युटली. संदीप, क्या नंबर्स हैं जिनके साथ आप फिलहाल यहाँ पर काम कर रहे हैं कि इंडिया कितना इंपोर्ट कर सकता है और क्या वैल्यूज यहाँ पर रहेंगी? इंडिया का इंपोर्ट अगर अपन देखें तो लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इंडिया टुक मोर देन 1 million ton every month, and which dropped sharply in the month of January to 700,000 tons. But in February also we are expecting close to 700, but we should see March onwards back to 700,000-800,000 tons a month continuous demand. In terms of price, current levels is into a consolidation phase, will depend upon how the demand shapes globally including India. और चाइना में क्योंकि यहाँ पर डिमांड हमने फिर से आते हुए देखी है संदीप, क्या उसका भी असर यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिलेगा? क्या आप देखते हैं वहां से भी कुछ सपोर्ट? Yes, definitely. For last week से जब से चाइना ओपन हो और उनका ये न्यू ईयर खत्म हो, उसके बाद से चाइना इज रेगुलर इन द मार्केट. दे हैव बीन बाइंग एवरीडे ऑयल. ऑलराइट, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका फायदा हमने यहाँ पर पाम तेल के प्राइसेस में आता हुआ देखा है. एंड क्लियरली संदीप जो मलेशिया से हमसे बात कर रहे हैं, संदीप आपके लिए क्लियरली फायदेमंद ये बात होगी क्योंकि लोअर इन्वेंट्रीज, लोअर प्रोडक्शन और अच्छे खासे प्राइसेस यहाँ पर हम यहाँ बनते हुए देख रहे हैं. इंडिया चाइना की मांग यहाँ पर काफी सुंदर देखने को मिली है. संदीप, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. ये तो बात हुई पाम तेल की जहाँ पर काफी सारी खबरें हैं और इन द प्राइसेस हमने ऑलरेडी वो फैक्टर्स फंडामेंटल्स आते हुए देखे भी हैं. लेकिन बात यहाँ पर कॉटन की भी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जो रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, उसका ये मानना है कि इंडिया की जो क्रॉप है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है. हमारे साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हैं. अतुल जी नमस्कार. यूएसडीए ने भारत का जो कॉटन का उत्पादन अनुमान है वो फिर से यहाँ पर घटाया है. कैसे देखते हैं आप ये करंट नंबर्स और जो इंडियन या करंट कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो नंबर्स हैं, क्या वो इससे मेल खाते हैं? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी. देखिए, कल जो रात को यूएसडीए का रिपोर्ट आया है तो पहले उन्होंने इंडिया का क्रॉप रखा था 339.20 लाख बेल्स, वो अभी कम करके 326.40 लाख बेल्स किया है. तो करीब करीब 13 लाख बेल्स उन्होंने इंडियन क्रॉप कम किया है. तो हमें ये जो क्रॉप कम किया है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि हमारा जो कॉटन एसोसिएशन का जो लास्ट मीटिंग में जो क्रॉप फाइनल हुआ था वो 330 लाख बेल्स था, और अभी हमारा 13 तारीख को वापस 13 फरवरी को मीटिंग है, और वो मीटिंग में हर एक स्टेट के प्रतिनिधि रहते हैं. तो फिर से कुछ क्रॉप कम होगा या कैसा होगा वो 13 तारीख को मालूम पड़ेगा. मगर जो हिसाब से अराइवल बहुत कम हो गए हैं वो हिसाब से यूएसडीए देख रहा है कि इंडिया का क्रॉप कम है, क्योंकि हम लास्ट ईयर से इस साल का रिकॉर्ड देखें तो हम 65 लाख बेल्स पीछे चल रहे हैं. ओके. तो ऐसा लगता है कि शायद वो एक नजरिया होएगा यूएसडीए का क्रॉप को कम करने का इंडिया का. जी मनीषा जी. अतुल जी, जैसे आपने कहा कि क्रॉप कम है, काफी सारे कंसर्न्स भी रही हैं फसल को लेकर, ईल्ड को लेकर, डिजीजेस को लेकर भी, एंड अराइवल्स बाजार में कम है. साथ ही साथ डिमांड और एक्सपोर्ट्स नंबर्स फिलहाल कैसे दिखते हैं? जी, डिमांड देखिए लोकल में बहुत अच्छा डिमांड हो गया है. जो लास्ट मंथ तक स्पिनिंग मिल्स जो 50-60% पे चल रही है वो अभी 85 to 90% ऑल इंडिया कैपेसिटी पे मिले स्पिनिंग मिलें चल रही है. और जो स्पिनिंग मिल को लॉस था वो भी अभी बहुत कम हो गया है, कहीं कहीं एट पार है. और जैसे गुजरात जैसे स्टेट है जहां कॉटन वहीं पे अवेलेबल है, वहां की मिलें अभी 10 रुपये किलो प्रॉफिट कर रही है. तो स्पिनिंग मिल का जो लॉस का टाइम था वो खत्म हो गया और अभी थोड़ा अच्छा टाइम आया है. कॉटन भी, इंडियन कॉटन बहुत रीजनेबल रेट है. ये 61,500 62,000 का जो रेट है, ये रेट में कॉटन लेने से मिलों को लॉस नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है. तो अभी रेट भी रीजनेबल हो गए. तो स्पिनिंग मिल का डिमांड लोकल से अच्छा है. और एक्सपोर्ट में आपने जो पूछा तो बांग्लादेश से अच्छा इंक्वायरी है और रोज 10,000 5,000 10,000 बेल एक्सपोर्ट चालू हो गया है. जी मनीषा जी. जी, एक फाइनल सवाल आपसे. यहाँ पर अगर इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से पैरिटी देखें तो वहां पर इंडिया कहाँ है? जी, अभी हमारे जो रेट है वो इंटरनेशनल लेवल से बरोबर एट पार हो गए हैं. और कुछ बोल सकते हैं कि 500-1,000 रुपया हमारे रेट कम है अभी. अगर
इंपोर्ट करते हैं तो 65,000 होता है, मगर ड्यूटी जो है वो 6,000 रुपया मिलावे तो इंपोर्टेड कॉटन 70,000 रुपीज पड़ता है। वो हिसाब से अभी इंडियन कॉटन बहुत पेरिटी में अच्छा हो गया है। पॉइंट टेकन। अतुल जी बहुत शुक्रिया एज वेल साथ जुड़ने के लिए। अजय कैसे देखते हैं आप एग्री एज अ स्पेस? जैसे संदीप ने कहा पाम तेल के प्राइसेस एज ऑफ नाउ इन सपोर्ट हैं, कॉटन में अच्छी खासी एक मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी है। दोनों ही सेक्टर्स पे आपका क्या व्यू है प्राइस को लेकर? बिल्कुल वैसे जी, अगर हम सबसे पहले पाम की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली ये जो पीरियड होता है इंडिया में भी कंजम्पशन का, चाइना भी ओपन अप है तो डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। 4,000 रिंगिट ऑलरेडी हमने टेस्ट कर चुके हैं मार्केट में। मुझे लगता है कि प्राइसेस आर हेडिंग टुवर्ड्स 41-41.50 का जोन दिखेगा, बट अपसाइड थोड़ा सा कैप रहेगा। बट ओवरऑल जो बड़ी गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन था तो एक पाम में मुझे लगता है 41-50 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं अगर कॉटन की बात करें तो यूएसडी की रिपोर्ट ऑलरेडी मार्केट थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके चल रही है, इसलिए कोई फ्री फॉल जैसी सिचुएशन कॉटन में नहीं देखी है। इनफैक्ट अगर आइस कॉटन की बात करें तो प्राइस कंफर्टेबली 85-86 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली अगर देखें तो 90 सेंट का लेवल तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाइना की तरफ से इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज जिस दिन से चाइना अब स्लोली एंड स्टडीली कमोडिटी में एक्टिविटी बढ़ा रहा है तो आई थिंक चाइना से अगर डिमांड इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली कॉटन को भी सपोर्ट मिलेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे नए कॉन्ट्रैक्ट सब लॉन्च हो जाएंगे अगले हफ्ते से, उसके बाद थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। बट ओवरऑल सप्लाई को देखते हुए मुझे लगता है कि प्राइसेस के अंदर थोड़ा बहुत अपलिफ्ट अब कॉटन में मिलना चाहिए। फेयर पॉइंट। मसाले कैसे देखते हैं आप अजय, क्योंकि मल्टी मंथ लोज यहाँ पर काफी हद तक मसालों में बनता हुआ नजर आया है, यहाँ पर कोई खरीदारी की अपॉर्चुनिटी? देखिए सबसे पहले जीरे की अगर बात करें तो नो डाउट हमने जीरे में काफी बड़ा रैली अब देखा, बट अभी भी फंडामेंटल काफी मजबूत है, बैलेंस शीट काफी टाइट है। बट करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि जीरे के अंदर अभी भी गुंजाइश है, वॉलिडिटी काफी है, बट 30,000 से 31,000 के बीच में थोड़ा सा एक सेफ्टी बेल्ट मुझे लगता है कि वहां पे बाइंग बनती है। बट ओवरऑल ऊपर में 370 तक के भी लेवल हम मार्च मिड तक देख पाएंगे। वहीं अगर हम धनिया की बात करें तो काफी ज्यादा एग्रेसिवली ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, जिस ढंग से क्रॉप साइज बड़ी बताई जा रही है। बट टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो 7100 7200 इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साइकोलॉजिकली भी। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक कोरिएंडर के अंदर एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। हल्दी में भी क्रॉप साइज काफी अच्छी है जिसकी वजह से हमने फॉल देखा, बट 7,000 का लेवल जल्द टूटता हुआ दिखाई नहीं देता। दोनों ही आइटम में हल्दी और धनिया में मुझे लगता है कि ये हफ्ते में कंसोलिडेट करके अगले हफ्ते से थोड़ा बहुत बाइंग एक्टिविटी बढ़ेगी। जबकि जीरे के अंदर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, एग्रेसिव बाइंग ये लेवल्स पर मत कीजिए। 31,000 के करीब मिलता है तो लेके चलिए। ऊपर में मुझे लगता है कि मार्च तक 370 तक का लेवल हम देख पाएंगे। ऑलराइट, यानी कि एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, खरीदारी यहाँ पर वापस मसालों में लौटते हुए नजर आएगी। बहुत शुक्रिया अजय आपका भी साथ जोड़ने के लिए, तमाम एग्री कमोडिटीज पर अपनी राय भी देने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इक्विटी बाजार पर रखेंगे नजर।